तो उपचुनाव का अखाड़ा तैयार है और इस अखाड़े में लड़ने वाले पहलवानों के नाम भी। कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा ये जानने के लिए जनता भी उतनी उत्सुक है जितने पहलवानों के समर्थक। सबको पता है इस अखाड़े में वही पहलवान जीतेगा जिसे जनता यानी वोटर्स का साथ मिलेगा, और यही वजह है कि वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए हर किस्म के दांव पेंच आजमाए जा रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं। कोई कुछ वादे कर के रिझा रहा है तो कोई अपने किए हुए कामों की फहरिस्त गिना रहा है, और जनता यानी वोटर्स मजे ले रहे हैं। उसे पता है कि इस अखाड़े में पहलवान का दम उसके वोट में है, और वो चाहे तो उन्हें वोट देकर जीत का सेहरा पहना सकते हैं या चोट देकर अखाड़े से बाहर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं 28 का अखाड़ा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में रैलियों का रेला चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेता मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करने में लगे हैं। जनता को रिझाने के लिए तमाम राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सीएम शिवराज ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले कई दिनों से शिवराज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसका सिलसिला आज भी जारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ भी सूबे की सत्ता में दोबारा वापसी के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। और कमलनाथ पर सीएम ने किया है वार। बेदाग वाले बयान पर साधा निशाना और बड़े शायराना अंदाज में। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, वॉशिंग पाउडर से भी ऐसे दाग नहीं धुल सकते। खुद को बेदाग नहीं कहे कमलनाथ। कमलनाथ ने खुद को बेदाग बताया था और उसके जवाब में सीएम शिवराज ने यह बात कही है। श्री कमलनाथ जी कहते हैं कि वो बिल्कुल बेदाग है, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। अगर दुनिया भर के वॉशिंग पाउडर भी ले आए तो वो दाग धुल नहीं सकते, और इसलिए कम से कम अपने आप को बेदाग ना कहें। और इधर कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं राहुल। मैं कमलनाथ दिग्विजय को पीले चावल देता हूं, वो राम मंदिर जाएं और जो पाप उन्होंने किए हैं वो धो लें। कांग्रेस देश को पीछे ले जाने का काम कर रही है। ऐसी राजनीतिक दल जो कि देश का सबसे पुराना दल है, जो ये दावा भरता है कि इस देश को स्वतंत्रता हमने दिलाई, उसके नेता अगर इस प्रकार की बयानबाजी करे जिससे देश की सेना का मनोबल गिरे। यदि चाइना की सेना अंदर घुस गई तो ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला नहीं है, ये देश की सेना का मनोबल गिराने वाला बयान है। मैं सिर्फ कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, विचारधारा का अंतर हो सकता है, पर कांग्रेस के ये बयान क्या देश के हित में है? क्या देश की सेना का मनोबल नहीं गिरा रहे हैं? नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो दिग्विजय सिंह जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तो भूमि पूजन भी हो गया और 3 साल बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। मैं तो अभी से कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और पूरी कांग्रेस को पीले चावल दे देता हूं कि आए और वहां पर राम मंदिर का दर्शन करें और अपने जो पाप हुए हैं उनसे उसके लिए क्षमा मांगे, जिससे अगला जीवन का उनका कल्याणकारी हो जाएगा। ये उपचुनाव यदि हुए हैं कमलनाथ जी, तो सिर्फ अगर एक लाइन में मैं उत्तर दूं तो कमलनाथ जी आपके अहंकार और जनता के साथ की गई गद्दारी के कारण। आप गद्दार किसको कह रहे हैं? जो खुददार थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। और सांवेर के कांग्रेस समर्थक बबलू यादव पर जानलेवा हमले की धारा लगाए जाने और कांग्रेस नेताओं पर झूठी एफआईआर दर्ज करने को लेकर
डीआईजी ऑफिस में प्रदर्शन करने पहुंचे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला समेत 21 नेताओं पर छोटी ग्वालटोली थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा तकरीबन 200 कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 188, 269 और 52 के तहत मामला दर्ज किया गया है। टीआई संजय शुक्ला के मुताबिक आरोपित कांग्रेस नेता बगैर अनुमति विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन किया गया, न तो इन्होंने मास्क लगाए थे, न इन्होंने शारीरिक दूरी का पालन किया। वीडियो फुटेज के आधार पर 21 को नामजद आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन के दौरान जीतू पटवारी के एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी से जमकर बहस भी हुई थी। ग्वालियर में चुनाव प्रचार के दौरान उस समय एक तस्वीर देखने को मिली, अच्छी तस्वीर, जब मंत्री इमरती देवी अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के घर पहुंची। इस मौके पर सुरेश राजे की पत्नी ने इमरती देवी का तिलक लगाकर और श्रीफल देकर स्वागत किया और एक दूसरे को चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि उम्मीदवार जो सुरेश राजे हैं वो इमरती देवी के समधी हैं और सुरेश राजे को कांग्रेस में भी इमरती देवी ही लाई है। और एमपी के उपचुनाव में हाट पिपलिया सीट पर बेहद दिलचस्प मुकाबला है। कांग्रेस से राजवीर सिंह बघेल जबकि बीजेपी से मनोज चौधरी मैदान में हैं। खास बात यह कि दोनों के पिता भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। हाट पिपलिया की सियासी पीच पर कांग्रेस से राजवीर सिंह बघेल हैं, जबकि उनके मुकाबले बीजेपी ने मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। 2008 में दोनों के पिता एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। 2008 में मनोज चौधरी के पिता नारायण चौधरी ने कांग्रेस से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वहीं उनके मुकाबले कांग्रेस से तब राजेंद्र सिंह बघेल थे। हालांकि इसका फायदा बीजेपी को मिला था और दीपक जोशी चुनाव जीत गए थे। 2018 में नारायण चौधरी के बेटे मनोज चौधरी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया और उनको जीत भी मिली, लेकिन मनोज चौधरी अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने राजवीर सिंह बघेल हैं और दोनों के पिता अपने अपने बेटों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। राजेंद्र सिंह बघेल मनोज चौधरी पर कांग्रेस को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। हमने कोशिश पूरी की, कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की कि वो एक बार निर्दलीय लड़ लिए, फिर भी वो कांग्रेस के साथ रह के काम करें। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी उनको समझाया था, पर उन्होंने हमारी बात मानी नहीं। और जब कांग्रेस से इनके बच्चे को टिकट मिली मनोज को, तो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने एकमत होकर उनका साथ दिया। पर ये 15 महीने के अंदर ही उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के कारण कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, मतदाताओं को धोखा दिया और अपने स्वार्थ के कारण वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उधर बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता सबकी है। साथ ही बीजेपी ने मनोज चौधरी की जीत का दावा किया। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक को चुनाव लड़ने का हक है। राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी ने मनोज चौधरी जी को अपना प्रत्याशी बनाया है और जनता कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है और कांग्रेसी भी कुछ तैयार बैठे हैं कांग्रेस को हराने के लिए हाट पिपलिया सीट पर। तो भारतीय जनता पार्टी तो परास्त करेगी ही, कांग्रेस का एक धड़ा भी परास्त करने के लिए बैठा है। इसलिए लोकतंत्र में लोक जो मत जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है और लोक मत ईवीएम पर बटन दबाकर 3 तारीख को जनता सिद्ध करेगी। 28 सीटों पर प्रत्याशियों के दल बदल के बाद से सियासी समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में किस उम्मीदवार के माथे जीत का सेहरा बनता है ये कहना मुश्किल हो गया है। नतीजे क्या होंगे इसके लिए 10 नवंबर का इंतजार करना होगा। हाट पिपलिया सीट से इस बार भाजपा से मनोज चौधरी तो कांग्रेस से राजवीर सिंह बघेल प्रत्याशी हैं। तो साल 2008 में इन दोनों प्रत्याशियों के पिता भी सियासी मैदान में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। अब पिता के बाद राजनीति की सियासी पिच पर दोनों के बेटे आमने सामने हैं। अब देखना होगा कि इन दोनों प्रत्याशियों में से कौन सा उम्मीदवार सियासी मैदान में बाजी मारेगा। कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इंदौर की बहुचर्चित सांवेर सीट पर इन दिनों मिथक को लेकर चर्चा है। पिछले 40 सालों में इस विधानसभा से कभी भी लगातार 2 बार प्रत्याशी ने चुनाव नहीं जीता। हालांकि उपचुनाव इसके अपवाद रहे हैं। सांवेर के दंगल में कांग्रेस और बीजेपी अपना पूरा दमखम लगा रही है। पिछले 40 साल के इतिहास को देखें तो 1980 से 2018 तक यहां कभी किसी प्रत्याशी ने
दोबारा चुनाव जीत पाने में कामयाबी हासिल नहीं की। हालांकि उपचुनाव में ऐसा नहीं देखा गया। 1990, 1993 और 2007 में हुए उपचुनाव में प्रत्याशी को फिर से जीत हासिल हुई है। मसलन साल 1980 में प्रकाश सोनकर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की और कांग्रेस के राधा किशन मालवीय को शिकस्त दी। 1985 में तुलसीराम सिलावट कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की और प्रकाश सोनकर जो कि बीजेपी से उम्मीदवार थे उन्हें शिकस्त दी। 1990 में प्रकाश सोनकर बीजेपी के उम्मीदवार जीते और तुलसीराम सिलावट कांग्रेस के उम्मीदवार हारे थे। 1993 में मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें प्रकाश सोनकर बीजेपी से उम्मीदवार थे और जीते भी, वहीं तुलसीराम सिलावट को हार का मुंह देखना पड़ा। 1998 में प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस से यहां पर जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी थे। प्रकाश सोनकर बीजेपी से चुनाव हार गए। 2003 में प्रकाश सोनकर बीजेपी से उम्मीदवार बने और जीते भी, वहीं राजेंद्र मालवीय कांग्रेस से चुनाव हार गए। 2007 में उपचुनाव हुआ जहां कांग्रेस के तुलसीराम सिलावट ने जीत हासिल की और बीजेपी के संतोष मालवीय को हार का मुंह देखना पड़ा। 2008 में तुलसीराम सिलावट कांग्रेस से यहां पर फिर से जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी थे। यहां निशा सोनकर से उनका मुकाबला था और बीजेपी की निशा सोनकर को हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2013 में यहां राजेश सोनकर बीजेपी से जीतकर पहुंचे। उन्होंने तुलसीराम सिलावट जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार थे उन्हें शिकस्त दी। इसके बाद साल 2018 में तुलसीराम सिलावट कांग्रेस से जीतकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने राजेश सोनकर जो कि बीजेपी से उम्मीदवार थे उन्हें मात दी। इस बार होने वाले उपचुनाव में तुलसी सिलावट एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी का कहना है कि मिथक जैसा कुछ नहीं, वो तुलसी सिलावट की जीत का दावा कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं रहा है कि प्रत्याशी कभी रिपीट नहीं होता है। और प्रकाश सोनकर जी भी वहाँ चुनाव लड़े हैं, तुलसी भाई भी चुनाव लड़े हैं और प्रत्याशी को लेकर हमारे को कोई संकट नहीं है। और इस प्रकार के अंधविश्वासों और आशंकाओं को हम निर्मूल मानते हैं। हमारी वृत्ति अपने कार्य के प्रतिदान में है और हम बहुत प्रमाण पूर्वक वहाँ परिश्रम कर रहे हैं। उधर कांग्रेस को अपनी जीत का भरोसा है। कांग्रेस मानती है कि सांवेर की जनता पुराने प्रत्याशी को रिपीट नहीं करेगी। जी, पिछले 20 साल में बिल्कुल सही कहा है कि सांवेर ने कभी भी अपने प्रत्याशी को रिपीट नहीं करा है। इस बार भी सांवेर की जनता प्रत्याशी को रिपीट न करते हुए उस प्रथा को निर्वाह करेगी। न सिर्फ इसलिए कि वो प्रथा को निर्वाह करना है, बट इसलिए भी क्योंकि सांवेर की जनता बैठी हुई है, उनके साथ जो धोखा हुआ है, उनके वोटों को जो बेचा गया है, तो तुलसीराम जी सिलावट को वो बिल्कुल हराएगी। सांवेर सीट पर इस बार 13 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2,64,271 मतदाताओं के हाथ में है। ऐसे में सांवेर का मिथक रहेगा या टूटेगा, ये नतीजों के बाद पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर भांडेर उपचुनाव में सियासी समीकरण प्रत्याशियों की वजह से पूरी तरह बदल गया। यहां कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। खास बात यह है कि बीजेपी और बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी पहले कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे। दतिया के भांडेर में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के प्रत्याशी मूल रूप से कांग्रेसी हैं। उपचुनाव में इस वजह से दलों का सियासी गणित गड़बड़ा सा गया है। तीनों दलों को भीतर घात की आशंका सता रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उसके कार्यकर्ता एकजुट हैं। 3 जगह नहीं बट रहा है कार्यकर्ता, 2 जगह। एक तो भारतीय जनता पार्टी में हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो तो ना के बराबर गए थे, वो उनकी वापसी भी हो गई है। और बीएसपी में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा कार्यकर्ता हमारा गए थे, लेकिन उनकी भी वापसी प्रारंभ हो चुकी है। अभी 1-2 दिन पहले भी कुछ उनके साथ जो लगे हुए थे बीएसपी वालों के साथ में, वो भी घर वापसी हो गई हमारी कांग्रेस में। और 1-2 दिन में निश्चित रूप से और वापसी होने की पूरी संभावना है। आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अच्छे वोटों से, अच्छे अंतर से जीतेगी। उधर बीजेपी का कहना है कि भांडेर में पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। पार्टी को भरोसा है कि जनता भरोसा जताएगी। नहीं, कोई नाराज नहीं है, ना कोई वितरघात हो रहा है। सभी को बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा परिवार फिर एक हो गया है और हमारे साथ है। पूरा भाजपा एक है इस समय। ना कोई वितरघात है, ना कोई बाहरी प्रत्याशी है। यह केवल कांग्रेसियों का प्रचार है
ऐसा नहीं है, वो मूलतः भाजपा परिवार से है। दल बदल के बाद कांग्रेस की रक्षा सिरोनिया अब बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस में 30 साल से ज्यादा समय गुजारने वाले महेंद्र बौद्ध अब बीएसपी के प्रत्याशी हैं। वहीं फूल सिंह बरैया तो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं ही। हालांकि ये कहा यह जा रहा है कि प्रत्याशियों के कांग्रेस बैकग्राउंड का होने की वजह से रक्षा सिरोनिया को नुकसान हो सकता है। अब किसको नुकसान होता है और किसको फायदा, ये तो नतीजों से ही साफ हो पाएगा। दतिया से न्यूज़ 18 के लिए अशोक शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी का फोकस कम अंतर से पिछली बार जीते 6 प्रत्याशियों पर है। ये प्रत्याशी 2018 में कांग्रेस के थे, लेकिन इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस 28 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। मुंगावली, सांवेर, अंबाह, पोहरी, अशोकनगर, सुवासरा सीटों पर बीजेपी की खास नजर है। इन 6 सीटों पर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहद कम अंतर से जीत दर्ज की थी। ये वही उम्मीदवार हैं जो इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार जीत के अंतर को बढ़ाया जाए। इन 6 सीटों पर 4 प्रभारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी नजर बनाए हुए हैं। यही नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं। हालांकि बीजेपी को बड़ी जीत की उम्मीद है। निश्चित तौर पर वो तमाम सारे लोग जो पिछली बार कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर बहुत कम मतों से जीते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में हैं। और जिस प्रकार की योजना भारतीय जनता पार्टी की है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और तमाम सारे सीनियर नेता कैंपेन कर रहे हैं, और जो इसने आशीर्वाद जनता का प्राप्त हो रहा है वो ये स्थापित कर रहा है, प्रथम दृष्टया सिद्ध हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर तमाम सारे प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे, विशेषकर उन सीटों पर जहां जीत का अंतर बहुत कम था। एक तरफ बीजेपी का अपना प्लान है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का अपना दावा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस ने 28 सीटों पर जीत का दावा किया। कितना भी कुछ भी कर लें, वोट ट्रांसफर कराने की ताकत किस में है क्या किसी में? ये सब झूठे सपने देख रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं मोहन भागवत जी को, आरएसएस के लोग, कि बर्बाद कर दी है शिवराज सिंह ने अपनी सत्ता की लालसा में पार्टी। हेड प्रिंट फर्स्ट पेज न्यूज़ छप रही हैं अखबारों में। पूरी भारतीय जनता पार्टी वोट डाल रही कांग्रेस को। हैं कहाँ किस मुगालते में? लोग कह रहे हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की साख बर्बाद कर दी शिवराज सिंह जी ने। उन कार्यकर्ताओं की जो चीत्कार भी सुनाई पड़े भारतीय जनता पार्टी को, तो समझ में आएगा 28 में से 28 सीटें हारेंगे। उपचुनाव में जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन दावों की हकीकत को जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। नतीजों के आने पर सब साफ हो जाएगा। उपचुनाव के सियासी रण में भाजपा का पूरा फोकस कम अंतर से जीतने वाली 6 सीटों पर है। भाजपा का पूरा फोकस 10,000 से कम वोटों से जीतने वाली 6 सीटों पर है। यानी भाजपा अपने लिए कमजोर मानी जाने वाली इन 6 सीटों को न सिर्फ मजबूत बनाने में जुटी है, बल्कि जीत के अंतर को भी बड़ा करने के लिए पूरी मजबूती से दमखम लगाने में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि इन 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीत पाती है या फिर जीत का ये कम अंतर बरकरार रहेगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और गुना की बमौरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। खास बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के उम्मीदवारों ने अपनी पार्टी बदली है। अट्ठाईस सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बमौरी विधानसभा की सीट पर बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस ने यहां से कन्हैया लाल अग्रवाल को मैदान में उतारा है। कन्हैया लाल 2008 में बीजेपी की टिकट पर, जबकि 2018 में बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वहीं कांग्रेस से उनके सामने महेंद्र सिंह सिसोदिया थे। अब जबकि यहाँ उपचुनाव होने हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी की टिकट पर मैदान में हैं, जबकि कन्हैया लाल अग्रवाल कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं। यानी चुनाव में उम्मीदवार वही है, लेकिन चुनाव चिन्ह बदल गया है। बमौरी के मुद्दों की बात करें तो पेयजल की बड़ी समस्या है। युवा उच्च शिक्षा के लिए मोहताज है। इलाके में कोई कॉलेज नहीं है। रोजगार के साधन नहीं है। नहीं बन पाई है म्यान नगर परिषद अभी तक। वन भूमि पर पट्टों का मामला भी अहम है। इस बार का मुद्दा स्वास्थ्य और सड़क भी है। बमौरी विधानसभा के सियासी गणित की बात करें तो यहाँ सहरिया आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है।
मसलन आदिवासी सहरिया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 70,000, किरार धाकड़ 40,000, लोधा लोधी 20,000, यादव 15,000, रघुवंशी 10,000, अन्य 50,000 है। बमोरी विधानसभा से उपचुनाव में कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। नतीजा किसके पक्ष में रहता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। गुना से न्यूज़ 18 के लिए विजय जोगी की रिपोर्ट। तो इस तरह के से तमाम परिस्थितियां हैं और इन सब के बीच जो तमाम मुद्दे हैं उन सब के बीच कैंपेनिंग में कभी आपने इन सब का जिक्र नहीं सुना होगा। हालांकि 28 के अखाड़े में इसी तरीके से तमाम जो तस्वीरें हैं, तमाम जो सियासी समीकरण हैं, वो हम लगातार आपके लिए लेकर आते हैं। वो दांवपेच हम लेकर आते हैं जो सियासत सत्ता हासिल करने के लिए लगातार चल रही है और बदल रही है। इसी के साथ इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।